सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सिराज में देखने को मिला है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप भी कहते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब वहाँ पर नुकसान की शुरुआत हुई थी, आप वहाँ पर गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मंजर क्या था जो आपने अपनी आंखों से देखा? और स्वाभाविक रूप से वो दृश्य कल्पना से परे का था। एक ही रात में वहाँ पर लगभग 42 लोगों की ज़िंदगी मंडी जिला के अंतर्गत गई, जिसमें 29 मेरे विधानसभा क्षेत्र के थे। आप ग्राउंड ज़ीरो पे भी रहे काफ़ी समय, जो आपके वीडियोज़ भी आए और पैदल आप बहुत किलोमीटर चलते रहे, लोगों से मिले, लोगों के बीच मिले। सरकार से भी आपने उस समय मदद मांगी थी, क्या रिस्पांस मिला आपका? मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी फ़ोन पर, कुछ नाराज़गी भी आपने व्यक्त की थी। थोड़ी मेरी बाद में बात हुई, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, फिर उन्होंने कहा कि मैं पता करता हूँ कौन आदमी था, किस तरह, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते कम ही हैं। वो भी वहाँ पर गए थे और उसके बाद वहाँ पर उनका विरोध हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब आपदा आई तो उन्होंने कहा कि अब जयराम को मालूम पड़ा, अब जयराम को मालूम पड़ा कि कांटा कैसे चुभता है पाँव में। लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि आमने सामने हैं आप और जगत सिंह नेगी। मंत्री के किसी जवाब को विपक्ष विधानसभा के अंदर नहीं सुने, इससे ज़्यादा फजीहत किसी मंत्री की होती नहीं है। जो मुख्यमंत्री का एटीट्यूड है, एटीट्यूड में रह करके नहीं होता है। आपको बताऊं कि वो सत्ता का नशा जब दिमाग पे चढ़ जाता है तो उसका असर होता है। हिमाचल में बीजेपी ने ये कहा कि जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हुआ और मित्रों की सरकार आप कह रहे हैं कि बन गई यहाँ पर, उसके बाद तो सरकार ने वही फॉर्मूला अपनाते हुए वन मित्र शुरू कर दिए। अब जो भी भर्तियाँ हो रही है उसके आगे मित्र जो है लगाया जा रहा है। किस तरह से देखता है विपक्ष इसको? कैबिनेट मंत्री की सलाह पर चलते हैं, ना ही विधायकों की सलाह पर चलते हैं, न पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी के अध्यक्ष के, पार्टी के नेताओं के सुझाव पर चलते हैं। वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ जो उनके 3-4 मित्र हैं। वायदे कांग्रेस पार्टी करके आई थी, सत्ता में एंट्री हुई थी। किस तरह से देखते हैं आप बतौर नेता प्रतिपक्ष, सरकार के वायदे क्या पूरे हुए हैं? आज पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के पछता रहा है। जितनी भी गारंटी दी थी, 10 गारंटी दी थी, सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, एक भी गारंटी पूर्ण रूप से जमीन पर उतरी नहीं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। समर न्यूज़ में। थैंक यू। अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो, क्योंकि हालात ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, प्राकृतिक आपदा जो है बहुत भयंकर तरीके से अपना रूप जो है उसने दिखा दिया है। मंजर जो है अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सिराज में देखने को मिला है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप भी कहते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब वहाँ पर नुकसान की शुरुआत हुई थी, आप वहाँ पर गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मंजर क्या था जो आपने अपनी आंखों से देखा था? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर हम बरसात के कारण नुकसान का हम जिक्र करें तो हर वर्ष हम देख रहे हैं कुछ सालों से नुकसान हो रहा है। जान माल का नुकसान और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से हम सब लोग को ये चिंता का भी विषय बना हुआ है कि अगर यही नुकसान की रफ्तार हर साल होती रही तो आखिरकार होगा क्या। अब की बार शुरुआती दौर पर बारिश के कारण जो नुकसान जो हुआ वो सबसे ज़्यादा मंडी जिला में हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई और उसमें भी मेरे विधानसभा क्षेत्र सराज से हुई। और स्वाभाविक रूप से वो दृश्य कल्पना से परे का था। एक ही रात में वहाँ पर लगभग 42 लोगों की ज़िंदगी मंडी जिला के अंतर्गत गई, जिसमें 29 मेरे विधानसभा क्षेत्र के थे, 3 करसोग विधानसभा क्षेत्र के, 9 नाचन विधानसभा क्षेत्र के। मैंने जब रात को संपर्क करने की कोशिश की तो रात 11:30 बजे अंतिम
फ़ोन में सुन पाया। अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ साथियों से मेरी बातचीत हुई, जिनको इवैक्यूएट करने के लिए मैंने कहा, घर छोड़ने के लिए कहा, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। थुनाग में जो बच्चे थे उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात कही मैंने, लेकिन उसके बाद संपर्क टूट गया। दूसरे दिन मैं शाम को यहाँ से चला और उसके बाद तीसरे दिन पे अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं पहुँचा वहाँ पर। लेकिन जो नुकसान अपनी आँखों के सामने देखा तो सच कह रहा हूँ कि विचलित करने वाले दृश्य थे वो। जहाँ गांव थे, बहुत अच्छी वहाँ पर सुख समृद्धि के साथ लोग वहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे, वो गांव नहीं थे, ना घर थे। लोग बहुत सारे ऐसे थे जहाँ परिवार के सदस्य शाम को 30 तारीख शाम को जून को इकट्ठा खाना खाया, इकट्ठा सोए और सुबह जब जागे ना घर मिला ना परिवार मिला। तो ऐसा दृश्य स्वाभाविक रूप से विचलित करने वाला था, बहुत पीड़ा में। और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कठिन दौर में देखा, जब विकास नहीं था, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन वो सारी चीज़ें तो बहुत पीछे 30 साल पुरानी बातें थी। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की हालात वो 30 वर्ष पहले के जो हालात थे उससे भी खराब है। उस वक्त कम से कम पैदल चलने के रास्ते थे, पैदल चलने के साथ साथ खच्चर चलने के रास्ते थे। सड़क जहाँ तक थी, जहाँ पहुँचती थी वहाँ पहुँचती थी, भले कच्ची थी, लेकिन ना सड़क रही, ना बिजली रहा, ना पानी रहा, और ना ही पैदल चलने के रास्ते रहे, ना गांव रहे, ना वो घर रहे। और कुछ जगह गांव में जा कर के जब पता किया कि वो लोग जो मिलते थे वो भी नहीं रहे, बहुत सारा दुख हुआ। एक आदमी घर बनाने के लिए सारी ज़िंदगी लगा देता है, और जब वो घर ही उसके सामने नहीं होता तो ज़िंदगी भर की कमाई जब उसकी आंखों के सामने चले जाती है, बह जाती है, तो स्वाभाविक रूप से वो सदमे में होता है। मेरे लिए भी वही स्थिति थी कि सराज विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे 29 साल होने लगे हैं, 28 साल से का वक्त हो गया, तो उस विधानसभा क्षेत्र में एक एक चीज़, जैसा आदमी घर बनाता है, घर जोड़ता है, घर में चीज़ों के लिए तय करता है, उस तरह से मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक चीज़ की थी। वो चीज़ें वहाँ पर कुछ नहीं बची, तो स्वाभाविक रूप से बहुत पीड़ा का वो दौर रहा। लेकिन ये कहा जाता है अक्सर जहाँ पर विकास होता है वहाँ पर विनाश भी देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर अगर पहाड़ों की बात करें तो। लेकिन कहीं कि इतना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वहाँ पर था नहीं, मतलब सड़कें थी, लिंक रोड्स थी, हर जगह पर था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड अगर कहें तो उतना भी ज़्यादा नहीं था। तो कंस्ट्रक्शन उतनी हुई नहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में ख़ास तौर पे। तो क्या नुकसान की क्या वजह सामने आई है? देखिए, एक बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि इस पर अध्ययन करने की भी अब आवश्यकता है कि अब की बार जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो वहाँ पर भी हुआ है जहाँ कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना सड़क है, ना कोई वहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग है, ना कोई वहाँ पर हमने डंपिंग साइट रखी है कि जहाँ पर मलबा डाला गया है। यानी कि पूरे पूरे पहाड़ निकल करके आए, जंगल के साथ, पेड़ों के साथ निकल करके आए। जहाँ पेड़ नहीं थे, जहाँ मिट्टी थी, वो मिट्टी बह करके चले गई। 10-10, 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर तक वो चला गया। तो ये सचमुच में एक शोध का विषय है। मैं मानता हूँ कुछ जगह नुकसान की वजह जो है वो डेवलपमेंट भी रहता है, जहाँ सड़कें बनी होंगी, जहाँ नाले की तरफ लोग चले गए, वहाँ नुकसान हुआ, क्योंकि पानी को अपनी जगह निकलने के लिए चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ इस तरह से भी नुकसान हुआ। लेकिन बहुत जगह ऐसे नुकसान हुआ कि जहाँ कुछ इस तरह का नया कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। वर्षों से लोग, हमने 100 साल के बुजुर्गों से जब पूछा कि आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा देखा है, सुना है, उन्होंने कहा कि अपने ज़िंदगी में तो देखा ही नहीं, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग भी जो 100 साल के रहे, उनसे भी कभी ऐसा नहीं सुना कि ऐसा गांव का गांव बह करके चला गया, गांव के गांव में लोग जो है वो बेघर हो गए। तो बहुत सारी क्षति हुई है। इस वक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में 500 से ज़्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, यानी कि 500 परिवार बिना घर के हो गए। और इसके अलावा 1000 से ज़्यादा
पार्शियली डैमेज हुए हैं। 1000 के लगभग 1000 से ज़्यादा पशुधन का नुकसान हुआ है। जंगल तो चले गए, बाग चले गए, बगीचे चले गए, सेब के पेड़ फलदायक जो फल देने वाले जो थे वो जा कर के बुरी तरह से तबाह हुआ। तो स्वाभाविक रूप से अब तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का ही विषय नहीं रह गया, अब तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ। अभी चंबा में आप देख रहे हैं कि चंबा में वहाँ पर मणिमहेश की यात्रा पर 10,000 से ज़्यादा लोग संकट में फंसे थे। 16 लोगों की ज़िंदगी वहाँ चले गई और सब कुछ वहाँ पर भी तहस नहस हो गया। धार्मिक स्थलों पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है। और इसलिए मैं जब दिल्ली गया था, मैंने गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से जब मुझे मिले वहाँ पर, मेरा उनसे मिलना हुआ, तो मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि एक टीम यहाँ इस सारी चीज़ की वजह क्या है, इसके रिसर्च के लिए भेजना बहुत आवश्यक है। और उनने भेजी भी है टीम और इस पर आकलन चल रहे हैं क्या आने वाले समय में आता है, हिमाचल को इस सारे संकट से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर साल 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान ये प्रदेश सहन नहीं कर सकता। हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा जो यूएसपी हिमाचल प्रदेश का एक टूरिज़्म है, उस इंडस्ट्री को तबाह करके चला गया ये बारिश का मौसम। आपने कहा प्रधानमंत्री जी से भी मिले और गृह मंत्री से भी मिले, तो एरिया स्पेसिफिक फंड की भी आपने मांग की है वहाँ पर सिराज के लिए, तो क्या उनकी तरफ से बातचीत हुई? किस तरह से केंद्र जो है वो मदद करेगा हिमाचल प्रदेश की या सिराज की भी अगर बात करें तो कैसे पूरा एक सिस्टम जो है वो पहले की तरह ठीक होगा? हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना समय अभी लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ जैसा कि आप बता भी रहे हैं? तो देखिए, उसमें एक चीज़ को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट, जो फंड्स का जो मैकेनिज्म रहता है जो स्टेट को सेंटर की ओर से आने का, उसमें एक तो एसडीआरएफ का पैसा आता है, वो तो हमारा फाइनेंस कमीशन के जो है वो के तहत तय होता है और उसमें साल में 2 बार वो पैसा आता है। वो स्टेट को मिलता ही मिलता है, नुकसान कम हो तो ज़्यादा हो। उसके बाद जो एनडीआरएफ का पैसा मिलता है, उसके लिए जो सेंटर से टीम आती है और स्टेट गवर्नमेंट जो क्लेम्स करती है, वो टीम का जो सेंटर की आती है, जो अलग अलग जो इंटर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स की जो टीम आती है, वो विजिट करती है, आकलन करती है, उसके बाद फिर वो कहती है कि इतना नुकसान हुआ, उस नुकसान के अगेंस्ट वो पैसा देते, वो एनडीआरएफ का पैसा। उसमें मैंने जो बात कही है, मैंने सिराज के लिए पैसा नहीं मांगा, मैंने स्पेसिफिक मैंने कहा कि इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के तहत जो पैसा दें तो वो पैसा उसी एरिया में लगेगा, उसी स्कीम में लगेगा। जैसे मेरे वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई, 300 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई पड़ी है। अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र से अगर 300 करोड़ रुपए की स्कीम्स डीपीआर बन करके जाएंगी तो वो पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, वो पैसा उस पर खर्च होगा। अब फॉर द टाइम बीइंग, अब चंबा में जो नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ, उस चंबा में जो नुकसान हुआ है, जो उस एरिया में जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ की डीपीआर बन करके जाए ताकि वो पैसा स्पेसिफिक होकर के वहाँ खर्च हो। तो आप कह रहे हैं कि जैसे पैसा अगर आता भी है मदद के लिए तो वो इधर उधर लग जाता है, सरकार उसको इधर। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि जो हिमाचल प्रदेश को जो पैसा केंद्र से आता है, वो पैसा जो एनडीआरएफ के तहत आता है, एसडीआरएफ के तहत आता है, और उसमें से बड़ा पोर्शन ऐसा होता है जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। अब जो पैसा आता है उसको स्टेट गवर्नमेंट फिर अपने हिसाब से खर्च कर लेती है। हमारा कहने का अभिप्राय ये है एरिया स्पेसिफिक का कि जहाँ नुकसान हुआ है पैसा वहाँ ज़्यादा लगना चाहिए, वहाँ ज़्यादा उन जो डैमेजेस को रिस्टोर करने के लिए, चाहे सड़क है, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम है, चाहे पावर सप्लाई है, चाहे वो कोई और चीज़ है, उसको भरपाई के लिए उस पैसे को वहाँ खर्चना चाहिए, बजाय कि हम डीसी को 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा दे और वो तरपाल खरीद करके उसका उस पैसे को यूटिलाइज करके खर्च कर दे। उसका कोई मतलब नहीं। ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहा है पहले, और यही तो कारण है। पिछली बार जो 2023 में जो डैमेजेस हुए हैं बरसात के मौसम में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और जो पैसा केंद्र सरकार से आया, लगभग 5,000 करोड़ के लगभग केंद्र सरकार से पैसा आया स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वो जहाँ प्रभावित
एरिया है, इलाका है जहाँ नुकसान हुआ है, सड़कें जस की तस पड़ी है, मलबा पड़ा तो पड़ा है, टूटी पड़ी है सड़क तो टूटी पड़ी है, पुल टूटा है तो टूटा है, बिल्डिंग टूटी है तो टूटी है, वो उसको रिस्टोर करने के लिए पैसा खर्च नहीं हो पाया, लगाए नहीं पैसा। तो वो पैसा सरकार चलाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो पैसा उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए होना चाहिए। ये बहुत आवश्यकता है इसलिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि 2023 में जो आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें विधानसभा में आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित होना था। लेकिन ये कहा जा रहा है, आप पे आरोप भी लग रहा है कि जयराम ठाकुर जी जो हैं वो उन्होंने डिस्कशन के लिए कहा, लेकिन फिर सदन से वॉकआउट कर दिया, तो आपदाग्रस्त होने ही नहीं दिया उसने। देखिए, इस बात को लेकर के ये बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन पर ले जा रहे हैं वो लोग जो खासतौर से इस वक्त सत्ता में हैं। हमने उस वक्त ही पूरा समर्थन किया है, केंद्र में जाकर के बात की है। मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलनी चाहिए, चाहे नड्डा जी हैं, चाहे अनुराग जी हैं, चाहे हम सब लोग हैं, हम लोगों ने बात की। और अभी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए केंद्र मदद करे। हम पूरे सभी सांसद दिल्ली गए, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट स्टेट के भी गए, नड्डा जी भी साथ में थे, अनुराग जी भी साथ में थे, सारे मेंबर पार्लियामेंट थे। हम होम मिनिस्टर को मिले, हम फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, हम रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को मिले, मैं प्रधानमंत्री जी से मिला जी। तो अभी विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया कि भाई आपदा प्रभावित पूरा हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमको आपदा राज्य घोषित करना चाहिए। इस वक्त हमने कहा कि ठीक है, आपको लगता है, हम उसका समर्थन करते हैं। उससे अगर मदद आपको ज़्यादा मिल सकती है तो लानी चाहिए, आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हो तो करना चाहिए। हमने समर्थन किया, लेकिन ना तब 2023 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने गंभीरता से काम किया है आपदा प्रभावित लोगों के लिए, ना ही अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में आपदा चारों तरफ तबाही मचा करके चली हुई है इस बरसात के मौसम में। लेकिन जो हमको एहतियात के तौर पर जो चीज़ें करने की थी वो नहीं हुई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मणिमहेश की यात्रा में जब उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए था, वहाँ पर रास्ते में कम से कम शेल्टर होम होने चाहिए थे, इमीडिएटली लोगों को शेल्टर देने का इंतज़ाम होना चाहिए था। वो लोग किस प्रकार से वहाँ पहुँचे, 4-4 दिन पैदल चल करके पहुँचे वो, और उन्होंने आपदा की धज्जियाँ उड़ाई। वहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर गए, उनके सामने वो कहने लगे मैंने डीएसपी लगा दिए, मैंने वो लगा दिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला है, झूठ मत बोलिए। उन लोगों ने इंटरव्यू दिया जो श्रद्धालु वहाँ पर गए थे, नाराज़गी व्यक्त की। कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पर। अब जब आपदा आ गई है उसके बाद आप प्रयत्न कर रहे हैं सड़क खोलने का, वो प्रयत्न तो सरकार को करना ही, वो तो रूटीन का काम है, वो तो करना ही होता है। लेकिन उससे पहले आपके प्रेपरेशंस आपकी क्या है, ये सारी चीज़ों की तो पोल खुल गई। आप ग्राउंड ज़ीरो पे भी रहे काफ़ी समय, जो आपके वीडियोस भी आए, और पैदल आप बहुत किलोमीटर चलते रहे, लोगों से मिले, लोगों के बीच मिले। सरकार से भी आपने उस समय मदद मांगी थी, क्या रिस्पांस मिला आपका? मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी फ़ोन पर, कुछ नाराज़गी भी आपने व्यक्त की थी इस स्थिति में, आपदा की स्थिति में खास तौर पे सरकार से? देखिए, मैं इस बात को बड़ा पहले से कह रहा हूँ कि ये आपदा के दौरान कुछ लोगों का रस्मी काम करना, रस्मी स्टेटमेंट देना, रस्मी एक वहाँ पर फोटो खींचना, वो नहीं होना चाहिए। जब मंडी जिला में आपदा आई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम का इलाका है, उनको जाना चाहिए, काम करना चाहिए, 10 दिन चलना चाहिए। मैं 10 दिन में 22 दिन वहाँ रुका, पैदल चला, कई किलोमीटर चला, पूरा दिन भी चले, जहाँ रास्ते चलने के नहीं थे वहाँ पर भी चले जी। और मैंने एक बात जब कही कि आप आकलन कर रहे हैं कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, उसके अगेंस्ट आप 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हालत वर्तमान सरकार की यह है कि जो राहत के कार्य के लिए मदद करने के लिए लोग आगे आना चाहिए थे, सरकार पर भरोसा नहीं, उन्होंने हम पर भरोसा जाहिर किया, हमारे पास सम्मान दिया। आप इस सम्मान को प्रभावित लोगों तक पहुंचाइए, हमने पहुंचाया। सरकार के माध्यम से सड़कों को मशीनें खोलने के लिए लगनी थी, मशीन वाले जो लोग थे
उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने मशीन देने के लिए मना कर दिया। 25 मशीनें मैंने अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण साथियों से अपील की, निवेदन किया, उन लोगों ने मशीन दी, बिना पैसे की दी। कुछ लोगों ने तेल खर्च लिया, लेकिन कुछ लोगों ने तेल खर्च भी नहीं लिया, अपने पैसे से सड़कों को रिस्टोर करने के लिए काम किया। विश्वसनीयता समाप्त होना ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और वो वर्तमान सरकार की हुई। क्या बात हुई थी उस समय? आप कह रहे थे कि पहले फोन उठाया नहीं था, कुछ नाराजगी भी व्यक्त की थी आपने। नहीं, देखिए उसमें तो क्या हुआ कि बड़ी विचित्र सी बात लगी मुझे। अब उस सारी चीज़ को कहना अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ पर फ़ोन करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी शायद उस दिन थोड़ा अस्वस्थ थे, बात नहीं कर पा रहे थे। फ़ोन उनका जो है शायद मोबाइल स्विच ऑफ था। मैंने कॉल की थी, वो ऐसा लग रहा था कॉल जारी है, लेकिन कहा बाद में कि भी स्विच ऑफ था। मैंने अपने पीएसओ को बोला कि आप फ़ोन लैंडलाइन पे लगाइए। उन्होंने लैंडलाइन पे लगाया, फ़ोन लगाया तो फ़ोन सुना। वहाँ पर जो ऑपरेटर थे वहाँ पर उस वक्त, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका संदेश हम पहुँचा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बात करना चाह रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर बात करना चाह रहे हैं, तो आप बात करा दीजिए। उन्होंने कहा हम सीधी लाइन नहीं देते हैं। तो फ़ोन रख दिया। तो मुझे लगा कि शायद मेरा पीएसओ फ़ोन मिला रहा है तो उनको ये संदेश दिया होगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने फ़ोन से फ़ोन किया। फिर फ़ोन जब किया तो मैंने कहा कि मेरी बात करा दिए, मैं जयराम ठाकुर बोल रहा हूँ, एक्स चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, तो मेरी बात करा दीजिए मुख्यमंत्री। तो बोलते ठीक है, मैं उनको मैसेज दूंगा जी। तो मैंने कहा बात ही करा, लाइन दे दीजिए। तो उनका लाइन नहीं देते हम। तो बहुत विचित्र लगा, एक्स चीफ मिनिस्टर का फ़ोन और मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कहते कि हम लाइन नहीं देते हैं। हम तो साधारण किसी का भी फ़ोन लैंडलाइन पर आता तो फ़ोन लेते थे जी। स्वभाव, सब अपना अपना स्वभाव होता है। शायद अब के दौर में परिवर्तन आया, परिवर्तन का वहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं, ये भी एक व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा होगा। लेकिन हम तो किसी का भी फ़ोन आता था तो फ़ोन सुनते थे, लाइन लेते थे, लाइन पर जाते थे, बात करते थे। और ख़ास तौर से आपदा के संकट में इस वक्त तो अब रात दिन बात सुनते थे। तो लेकिन खैर थोड़ी मेरी बाद में बात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की। फिर उन्होंने कहा कि मैं पता करता हूँ कौन आदमी था, किस तरह, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते कम ही हैं। लेकिन वो उसके बावजूद भी वो कहने लगे कि गलत बोला गया। हमें गलत बोल करके क्या करना था, हमें उसमें कोई वाहवाही थोड़ी लूटनी थी। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन मैंने बताई। तो कुल मिलाकर के अभी की स्थिति ये है हिमाचल प्रदेश में कि जो त्रासदी का दौर पूरे हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ फैला हुआ है। मैं मानता हूँ कि आपदा किसी के हाथ में नहीं है रोकना, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए काम करना, रात दिन काम करना, मेहनत करना, वो सरकार का दायित्व है। इस बात के लिए हम कहते हैं। जो रेवेन्यू मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी, वो भी वहाँ पर गए थे और उसके बाद वहाँ पर उनका विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया सिराज में। तो ये जो उसका 50 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर भी हुई, किस तरह से देखते हैं आप इस? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एक बात, वो उनके व्यवहार से जुड़े हुए विषय हैं जी। हमेशा जब भी इस तरह की आपदा आती है, सबसे पहले कोई मंत्री जाता है, मौके पर जाता है, आकलन करता है, बैठक करता है और मॉनिटर करता है। तो डिज़ास्टर जो है रेवेन्यू मिनिस्टर के पास होता है। वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी हैं। उनको जाना चाहिए था, आए नहीं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब आपदा आई तो उन्होंने कहा कि अब जयराम को मालूम पड़ा, अब जयराम को मालूम पड़ा कि कांटा कैसे चुभता है पाँव में। मेरे क्षेत्र में नुकसान हुआ था, मैं तो पूरे प्रदेश भर में जब नुकसान होता है तो वहाँ भी जाता रहा हूँ, सरकार में भी जाता रहा हूँ, सरकार में नहीं रहा तब भी जाता रहा हूँ। लेकिन ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब की बार जो नाराज़गी का वहाँ पर विषय बना वो ये बना कि वहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का हमारा कॉलेज खोला था, जिस कॉलेज को उन्होंने चलने नहीं दिया। उसको बंद करने के लिए प्रयत्न लगातार करते रहे। 4 साल पहले मैंने उसका फाउंडेशन स्टोन किया। बजट प्रोविज़न करने के बाद 205 बीघा ज़मीन दे करके 3 बैच वहाँ से निकल गए हैं बच्चों के पढ़ाई के। और उसके बाद 1 महीने के बाद, इस आपदा के बाद, वो वहाँ पर जाते हैं और आज जाने से 1 दिन पहले उस कॉलेज को वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह के लिए खोलने के आदेश कर देते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं। स्वाभाविक रूप से लोगों में गुस्सा था, लोगों में नाराज़गी थी कि आपदा आई है, हम एक तो आपदा के कारण तबाह हुए हैं और ऊपर से और बर्बादी, हमारे संस्थान छीने जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने
लोगों ने समय मांगा उनसे, रेस्ट हाउस में जब पहुंचे तो समय मांगा, तो समय देने के लिए पहले आनाकानी होती रही, फिर समय दिया तो लोगों ने कहा कि उस इंस्टीट्यूट को आप वापस करिए, उसको बदलना उचित नहीं होगा, इस वक्त हम लोग बहुत परेशानी में हैं। तो उनने कहा कि मेरे ऊपर दबाव मत डालिए, मैं बात करूंगा, देखूंगा, ऐसा करके कई तरह की बातें। और सबसे खराब बात, जब उनने अधिकारियों को कहा कि इनको कहो कि अगर तुम लोग चुप नहीं बैठेंगे तो मैं यहाँ एनक्रोचमेंट के सारे मामले खोल दूंगा, बहुत सारे लोग जो बाज़ार में यहाँ पर हैं उनके एनक्रोचमेंट्स हैं, एनक्रोचमेंट के केसेस बना दूंगा, ना तुम्हारे घर का पैसे मिलेगा, और जो घर बना भी है, टूटा है, उसको भी जो है वो सरकार तोड़ देगी। ऐसे से माहौल ख़राब हुआ और वो बात लोगों तक पहुंच गई, लोग नाराज़ थे। और जब उनने इस प्रकार के माहौल को वहाँ पर किया तो उसके बाद फिर वहाँ नाराज़गी हुई। और मेरा ये मानना है कि हम लोग राजनीति में है, जिंदाबाद मुर्दाबाद सुनने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैं बतौर मुख्यमंत्री किन्नौर गए हैं तो मुझे भी काले झंडे दिखाए गए। धूमल जी बतौर मुख्यमंत्री किन्नौर गए हैं, उनको भी काले झंडे दिखाने के लिए ये अपने हाथ में झंडा लेकर के चले हुए थे, जो अभी कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं। सरवीन चौधरी वहाँ पर गई, कुर्सियाँ वहाँ पर फेंकी गई थी, वो भी मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी। वीरेंद्र कंवर 15 अगस्त को गए, उस दिन भी काले झंडे, नेशनल इंपॉर्टेंस का डे, और उस दिन भी काले झंडे दिखाए गए। क्या उनकी गाड़ी में तिरंगा झंडा नहीं था? क्या मेरी गाड़ी में तिरंगा झंडा नहीं था? क्या धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनकी गाड़ी में तिरंगा झंडा नहीं था? तिरंगे झंडे के अपमान की बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से 62 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी, 3 एफआईआर दर्ज की, तो स्वाभाविक रूप से मानवीय दृष्टिकोण की हीनता का ये न्यूनतम उदाहरण, मतलब बड़ा उदाहरण है, जो निजता का, जिसको मैं कह सकता हूँ, जिस लेवल तक चले गए। सरकार को इन बातों को मान करके चलना चाहिए। जब गुस्सा होता है, लोग जब आपदा में होते हैं वो तो खुश थोड़ी होते हैं, दुखी होते हैं, टूटा हुआ आदमी होता है, उनके भाव व्यक्त करने की स्थिति नहीं रह पाती है उस वक्त। हम जाते थे, हमको भी लोग बहुत कुछ सुना देते थे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए। तो 100 बातें सुनने, धैर्य रखना पड़ता है, पॉलिटिकल पेशेंस। हाँ, पेशेंस रखनी चाहिए, ना कि इस प्रकार से मामले दर्ज करने चाहिए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि आमने सामने हैं आप और जगत सिंह नेगी दोनों, क्योंकि अभी विधानसभा का भी जो सत्र हुआ उसमें जैसे ही वो बोलते थे तो पूरा विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर जाता था। तो एक क्या माने, ये जवाब है जो कार्रवाई हुई सिराज में लोगों पर, उसका ये जवाब है क्या? नहीं, देखिए, इस बात को लेकर के सिराज का विषय नहीं है जी, ये व्यक्ति का विषय है, मंत्री का भी विषय नहीं है, व्यक्ति का विरोध हुआ है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ, विधायक दल में सभी विधायकों ने विपक्ष की ओर से कहा कि हमें जब कोई प्रश्न लगेगा हम इनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम सदन से वॉकआउट करके आएंगे, जवाब देंगे तो हम सदन में नहीं रहेंगे। तो मैंने कोई आग्रह इस प्रकार से नहीं किया, मैंने कहा विचार कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। मंत्री के किसी जवाब को विपक्ष विधानसभा के अंदर नहीं सुने, इससे ज़्यादा फजीहत किसी मंत्री की होती नहीं है, इससे बड़ी सजा कोई होती नहीं है एक मंत्री के लिए। तो यही वजह है वो आक्रामक। और इस सारी चीज़ के लिए जब फैसला लिया तो विधायकों ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे। अगर कुछ विधायकों ने तो यहाँ तक कहा कि आपने अगर सुनना है तो सुनिए, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। और स्वाभाविक रूप से हमारे विधायकों को गुस्सा था, सभी विधायकों के मन में था, पार्टी के लोगों के मन में गुस्सा था कि कांग्रेस की व्यवस्था हो सकती है इस तरह की बातें सुनने का, ऐसे आदमी को झेलने का। हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, और इसलिए हमने पूरे हाउस में वॉकआउट किया। वॉकआउट नहीं मतलब उनको बाइकआउट किया, बाइकआउट किया। एक बहुत बड़ा संदेश उसका होता है। और मुझे लगता है कि उनको अपने व्यवहार पर खुद आकलन करना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी आकलन करना चाहिए कि उनकी सरकार में एक ऐसे मंत्री है जिनकी इस तरह से फजीहत हुई। लेकिन विपक्ष कहता रहा है कि आकलन होता नहीं है सरकार में। नहीं होता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का एटीट्यूड है, एटीट्यूड में रह करके नहीं होता है। आपको तो कि वो सत्ता का नशा जब दिमाग पे चढ़ जाता है तो उसका असर होता है, कुछ पे असर होता है, कुछ पे नहीं होता है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये हमने देखा है कि
कि किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं माननी, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, वही सही है, बाकी कोई ठीक नहीं है, ना अपने दल में, ना अपने विधायकों में, ना अपने मंत्रियों में। इस प्रकार की उनकी एक छवि बनी है और अधिकारियों को बीच में भी। और इसके कारण एक बार नहीं अनेकों बार फजीहत हुई है, अनेकों बार फजीहत हुई है। सुनना चाहिए, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुनना चाहिए। उचित लगे आपको करना चाहिए, उचित नहीं लगे मत करिए, लेकिन सुनना तो चाहिए। बीजेपी शुरू से कहती आई है मित्रों की सरकार, तो अब तो जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री को ये कहा गया था कि कांग्रेस की तरफ से कि चौकीदार चोर है, तो उसके बाद सभी ने, बीजेपी ने एक ट्रेंड बना लिया कि मैं भी हूँ चौकीदार। इसी तरीके से हिमाचल में बीजेपी ने ये कहा कि जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हुआ और मित्रों की सरकार आप कह रहे हैं कि बन गई यहाँ पर, उसके बाद तो सरकार ने वही फॉर्मूला अपनाते हुए वन मित्र शुरू कर दिए। अब जो भी भर्तियाँ हो रही है उसके आगे मित्र जो है लगाया जा रहा है। किस तरह से देखता है विपक्ष इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तमाशा ही बना है। जिस तरह से वो सारी चीज़ों को अपनी स्कीम के नाम के आगे अपना नाम लगाना, अगर जहाँ अपना नाम नहीं लगाए वहाँ मित्र का नाम लगाना। सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार सड़कों पर है। कोई रोजगार सरकार 3 साल के कार्यकाल पूरा होने जा रहा जो उसमें दे नहीं पाई है। पूर्ण विराम है वहाँ पर नौकरियों पर एक तरह का। और ऊपर से इस प्रकार की योजनाएं जो जगहंसाई का कारण बनी है। कोई कभी वन मित्र होता है, कभी कोई और स्वास्थ्य मित्र है, कोई बिजली मित्र, अभी क्या क्या मित्र बना करके चले हैं वो। और उसकी वजह ये है कि उनके बारे में एक लोगों की एक धारणा बन गई, परसेप्शन जिसको कहते हैं, परसेप्शन बन गया कि ना वो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर चलते हैं, ना ही विधायकों की सलाह पर चलते हैं, न पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी के अध्यक्ष के, पार्टी के नेताओं के सुझाव पर चलते हैं। वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ जो उनके 3-4 मित्र हैं, जिनके साथ उनने वक्त ज़िंदगी का गुजारा होगा, उनके भरोसे के हो सकते हैं वो। लेकिन प्रदेश ऐसे लोगों के हवाले कर देना जिनका कोई प्रदेश को चलाने का अनुभव नहीं है। मित्र होंगे, उनके साथ मित्रता निभाइए, घर में निभाइए, आप जहाँ निभाना निभाइए, जिस रूप में निभाना चाहिए। उनके बहुत सारे मित्र तो ऐसे जो बिजनेस पार्टनर रहे, उनके साथ ठेकेदारी इकट्ठा करते थे। और वो मित्र किस वजह के हैं तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कोई व्यक्ति समझ सकता है। कई लोग कई तरह के उदाहरण देते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा आज, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ। लेकिन जब कैबिनेट के मंत्री कहते हैं कि कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ, तो कहाँ हुआ फैसला? तो कहा कि मित्रों ने सलाह दी और फैसला हो गया। अच्छा, कैबिनेट में फैसले जो है वो नहीं होते, मतलब कैबिनेट में फैसले नहीं होते हैं, मित्रों के द्वारा लिए गए फैसले वो फैसले होते हैं। उसमें पॉलिसी बनाने का फैसला मित्र लेते हैं, नौकरी लगाने का किसी को या कोई कामकाज करने का किसी को ठेका देना मित्र फैसला लेते हैं। तो सारी चीज़ों में मित्र की भूमिका इस प्रकार से हो, शुभचिंतक होंगे, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को मित्रों के हवाले कर देना ये कतई भी उचित। 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है सरकार को, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत काम जो है वो आपके कार्यकाल में जो है आपने किए हैं। आप किस तरह से देखते हैं, अगर हम विकास की बात कर लें हिमाचल प्रदेश में, या जो वायदे कांग्रेस पार्टी करके आई थी, सत्ता में एंट्री हुई थी, किस तरह से देखते हैं आप बतौर नेता प्रतिपक्ष, सरकार के वायदे क्या पूरे हुए हैं? क्या कामकाज जो है वो सही तरीके से चल रहा है या और कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम तौर पर क्या होता है कि जब कोई कमिटमेंट गवर्नमेंट में आने से पहले पॉलिटिकल पार्टी देती है, जिसको घोषणा पत्र बोलते हैं, विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं और गारंटी पत्र जिसको बोलते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर लोग जो है सोचते हैं कि हमारे लिए ये स्कीम आ रही है, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, सरकार बनेगी तो हमको ये लाभ होगा। आज पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के पछता रहा है। जितनी भी गारंटी दी थी, 10 गारंटी दी थी,
सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, एक भी गारंटी पूर्ण रूप से जमीन पर उतरी नहीं है। गारंटी ये थी कि अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो 60 साल की 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये उनके खाते में डालेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। गारंटी ये थी कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएंगे 5 लाख नौकरी दे दी जाएंगी 5 साल में, और 1 लाख नौकरी कैबिनेट की पहली बैठक में निकाली जाएगी। 1 साल में 1 नौकरी, 5 साल में 5 लाख नौकरियां, ये गारंटी दी थी। पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, ये गारंटी दी थी। कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएंगे 300 बिजली के यूनिट जो है, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बीजेपी तो 125 यूनिट देती है, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, गाय का दूध 80 रुपये, भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। ऐसी इतनी सारी गारंटीज उनने 10 गारंटी दी थी, लेकिन पूरी कौन सी गारंटी है? ओपीएस की गारंटी के लिए इन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक भी वो लड़खड़ाते चली हुई है। पूर्ण रूप से उसके बारे में भी विचार चल रहा है कि ओपीएस देना उचित है या ओपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट करना है, यानी कि अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रांसफर करके सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर पर डालने की अब तैयारी चल रही है। इसके लिए अधिकारियों को कह दिया गया कि इस पर एग्जामिन करो। तो ये गारंटी तो कोई पूरी नहीं हुई। ना 1500 रुपये महिलाओं को मिले, ना 300 यूनिट बिजली फ्री मिली, ना हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरी देने की बात पर 1 लाख नौकरी 1 साल में मिलनी चाहिए थी। अभी तक 3 साल होने जा रहे हैं, 3 लाख नौकरी मिलनी चाहिए थी। 3 लोगों को नौकरी नहीं मिली। यहाँ पर जो भी नौकरी मिली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में पोस्टें क्रिएट की गई थी, फाइनेंस का अरेंजमेंट उनके लिए, बजट प्रोविजंस किए गए थे, इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू की थी, उसके बाद नौकरी लगी। वही नौकरी उसको अपने खाते में गिन रहे हैं। अभी जब प्रश्न पैदा होता है कि जब जो गारंटी दी थी उस पर एक भी काम नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोल करके, बहुत ऐसा लज्जा रहित होकर के झूठ बोलते हैं कि हमने 6 गारंटियाँ पूरी कर दी। और जाकर के आपने इनके सुनना, जाकर के कहीं तेलंगाना में भाषण देने के लिए गए तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि सारी गारंटियाँ पूरी हो गई। मुझसे पूछा गया, मुझे बुलाया गया, मैं गया वहाँ पर, हमने सारा का सारा वहाँ पर जब चिट्ठा वहाँ पर लोगों के सामने रखा तो लोगों ने समझा इस बात को। महाराष्ट्र में गए हम राजस्थान में गए, हम छत्तीसगढ़ में गए, सब जगह जहाँ भी, मध्य प्रदेश में गए, झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल की जा सकती वो कर ली। लेकिन लोग पछता रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती की सज़ा अब कांग्रेस को आने वाले समय में ऐसे चुकता करनी पड़ेगी। नामो निशान कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में रहेगा नहीं। जो अभी कैग रिपोर्ट आई है उसमें कर्ज जो है वो 2023-24 का वो 95,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है। अभी जब मुख्यमंत्री थे, कर्जा हर सरकार लेती है, ये प्रथा ही हो चुकी है। लेकिन जब पहली कैबिनेट हुई थी सरकार की, उस समय ये कहा गया था कि किस तरह से जो रिवाइज़ करनी पड़ेगी चीज़ें, कहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो, इनको खर्चों को कम करना पड़ेगा, और किस तरह से आय बढ़ेगी। क्या लगता है आपको कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार ने फैसले लिए आय बढ़ाने के लिए, कुछ उस कारगर साबित होंगे आने वाले समय में, या अभी कर्ज और बढ़ेगा? आज ही चर्चा थी इस पर, जो प्रश्न, जो चर्चा का उत्तर दिया, हिमाचल जहाँ खड़ा था उससे आगे नहीं, बहुत पीछे चला गया। पहली बात, हमारे गवर्नमेंट, जब हमने छोड़ा गवर्नमेंट को तो 69,600 करोड़ रुपीस एक्चुअल ऋण था हिमाचल के ऊपर। आज अभी 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ नहीं, हिमाचल प्रदेश के ऊपर ऋण 1 लाख करोड़ से पार चला गया है। एक बात तो यह है ऋण की स्थिति, और दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी बातें कही थी इनने, बहुत सारे वाटर सेस लगाएंगे, इतना पैसा आएगा, क्या हुआ उस पैसे का? लगा क्या वो? हम हिमाचल प्रदेश में जो है भांग की खेती की परमिशन दे रहे हैं, उससे इतना पैसा आएगा, क्या पैसा आया? कितना पैसा आया? आगे बढ़ करके हम पावर पॉलिसी में चेंज करेंगे, जो प्रोजेक्ट हमने आवंटित किया था उनको रद्द कर दिया, लेकिन उस पॉलिसी के बाद हिमाचल प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए आया? कोई नहीं आया। हम एक्साइज पॉलिसी में हमने बहुत बड़ा इंक्रीज किया, आज उसी पर बात हो रही थी।
और कह रहे थे कि हमने जो है 40% इंक्रीज जो है पहले साल में किया, जो सच्चाई नहीं है। एवरेज ग्रोथ जो है 22-23% की ग्रोथ आई थी, और अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी 3 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, आज लोएस्ट लेवल पर जो है एक्साइज का वो जा रहा है, रेवेन्यू जा रहा है 150 करोड़ के लगभग रिकवरी। इस वक्त 150 करोड़ के लगभग रिकवरी है, जो आवंटित किए थे ठेके इनने शराब के दबाव में, प्रभाव में, उनसे पैसा ही नहीं आ पाया, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं कई लोग, और उसके बावजूद उसको गिन रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ गया। जब आया नहीं तो उसको गिनेंगे कैसे? और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें, टैक्सीज लगाए आपने, वैट 2 बार बढ़ा दिया आपने, बसों के किराए बढ़ा दिए आपने, बिजली के किराए बढ़ा दिए आपने, पानी पर जो है पानी फ्री मिलता था हिमाचल प्रदेश में, उस पर आपने टैक्स लगा दिया, उस पर वाटर सेस लगा दिया आपने, माइनिंग पर जो है उस पर सेस लगा दिया। इंडस्ट्री तो हिमाचल से हाथ जोड़ करके चले गई, विदा लेकर के चले गई। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की। आखिर हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में भविष्य क्या है? आय होगी तो कहाँ होगी? और ऊपर से हमारा टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। एक तो आपदा एक बहुत बड़ा कारण रही, और उसके साथ साथ में जो टूरिज्म के सेक्टर में हमारे जो HPTDC के होटल है उनको बेचने का आपने फैसला करके रख दिया है, हिमाचल ऑन सेल। आपने हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है प्राइवेट इंडस्ट्री को देने की बात की। आप हमको बोलते थे कि हिमाचल ऑन सेल, हिमाचल ऑन सेल। हमने तो एक चीज़ नहीं बेची, लेकिन आप जो है 16 होटल बेचने जा रहे हैं, तैयारी कर दी आपने। आप यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचने पर आ गए हैं, हिमाचल को बेचने की स्थिति आप क्यारी बंगला का जो टूरिज़्म का बना हुआ उसकी तैयारी कर दी है। आने वाले समय में आपने कुछ होटल तय कर दिया कि अक्टूबर के बाद उसमें बुकिंग नहीं करेंगे और उसके बाद हम उनको लीज आउट करेंगे, बेच देंगे। आखिरकार हिमाचल प्रदेश को बेचने का फैसला ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है, ये अनुचित है। और हिमाचल प्रदेश की आय की अगर बात करें तो अगर आय हुई तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं समय पर मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है? HRTC वाले अभी तक चिल्ला रहे थे बेचारे, 3 दिन पहले तक चिल्ला रहे थे, उनकी पेंशन सैलरी नहीं मिल पाई थी। तो ये स्थिति है। आउटसोर्स कर्मचारी 10,000 से ज़्यादा निकाल दिए उनने, जो बच्चे हैं 4-4 महीने 6-6 महीने की उनकी जो है वो सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हिम केयर की योजना हिमाचल प्रदेश में चली, 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जो है 450 करोड़ रुपए हिम केयर का देने को हो गया। सहारा योजना बीच में बंद कर दी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो चली हुई थी उस योजना को बंद कर दिया। आखिरकार आप योजनाओं को बंद करके, गला घोंट करके विकास को रोक सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का आगे बढ़ने का रास्ता आप किस प्रकार से अख्तियार करेंगे, किस प्रकार से तय करेंगे? एक भी चीज़ आज की तारीख में हमारे सामने नहीं है जहां हमको उम्मीद के साथ ऐसा लगे कि हिमाचल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आज भी जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने भी, और उसमें सारी बातें खोखली की खोखली है। हमने ये फैसला कर दिया, हमने ये फैसला कर दिया। अरे फैसले का परिणाम कब आएगा? 3 साल के सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी आपके फैसले का असर ज़मीन पर नहीं आ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है प्रदेश का, जब विज़न लेस लीडरशिप मिल जाती है तो प्रदेश आगे नहीं पीछे चला जाता है। जी कुछ आरोप जो है वो बीजेपी पर भी लगाती है सरकार, खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात कर लें तो वो ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस पर ये कहती थी, कांग्रेस के लिए कि कई गुटों में बटी है कांग्रेस, अब बीजेपी में गुटबाजी शुरू हो गई है, कई 4 धड़ों में जो है वो बीजेपी बटी हुई है। तो ये सलाह जो है कि कांग्रेस में विभाजन है, अब बीजेपी ना दे। देखिए इस बात को, मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए वो राजनीतिक दृष्टि से जो बोलते हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं तार तार हुई पड़ी है उनकी। भाजपा एकजुट एक गुट आज की तारीख में है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, गुट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रभारी आई थी यहाँ पर शिमला, इनका कोई एक कार्यक्रम चल रहा है, आजकल वोट चोर करके एक बड़ा शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वोट तो
इनको जब नहीं मिलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अगर सही वोट चोर का उदाहरण तो हिमाचल प्रदेश 10 गारंटी है, झूठ बोल करके वोट चोरे ही है एक तरह के। और आज मुख्यमंत्री के एक सवाल का जिसका जवाब देना था उनका, देहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में 64 महिला मंडल के खाते में आचार संहिता के दौरान जो है 50 हजार रुपये उनके खाते में डाले गए। उसको वोट चोरी नहीं बोलते हैं, वो है वोट चोरी, वो उसको बोलते हैं करप्शन, उसको बोलते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करना। और जहाँ ये गुटों की बात कह रहे हैं, एक शब्द उन्होंने रखा है, 5 गुट हैं, 5 कोई गुट नहीं, भाजपा एकजुट है। और गुट है तो अभी आपने देखा होगा कि रजनी पाटिल इनकी प्रभारी है, वो आई थी शिमला, और शिमला में पार्टी कार्यालय में कपड़े फाड़ दिए एक दूसरे के, नारे लगे, मीडिया को ज़बरदस्ती कैमरा बंद करने के लिए बोला गया, बाहर निकाला गया हॉल से, कोई कवरेज नहीं करेंगे, और एक दूसरे के कपड़े फाड़ करके गुट के नारे वहाँ पर लग रहे थे। और मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा है और पार्टी हाईकमान ने भी देखा है। तो इसलिए गुट तो वहाँ किस प्रकार से है, कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल, 3 साल का कार्यकाल, 2 साल का कार्यकाल का जश्न बिलासपुर में मनाया जाता है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को बोलने से बिठा दिया जाता है, और माइक पर वो बोलती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। ये तो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की स्थिति। पिछले 12 महीने से पार्टी की अध्यक्षा है प्रदेश की, ना बूथ की इकाई है, ना मंडल स्तर पर है, ना विधानसभा स्तर पर संगठन है, ना जिला स्तर पर, ना प्रदेश स्तर पर। 1 साल से सिर्फ अध्यक्षा है। आप कह रहे हैं संगठन है ही नहीं, संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तार तार हुई पड़ी है। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को सत्ता मिली है, सत्ता छोड़ नहीं सकते हैं, व्यवस्था है सारी चीज़ों को झेलना, अन्यथा व्यवस्थाएं तो तार तार हिमाचल प्रदेश में हुई पड़ी है। ये कांग्रेस के नेताओं को भी अच्छी तरह से मालूम है। व्यवस्था परिवर्तन को किस तरह से देखती है भाजपा? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन का तो एक नाम दिया गया, हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और सच्चाई तो ये है, आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, सत्ता के सिवाय कुछ नहीं, मरता है मरे, जीता है जिए, कोई लेना देना। इस आपदा के दौर में क्या हालात बने हैं, क्या परिस्थिति बनी है, विकास के सारे कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, पूर्ण विराम लगा है विकास को। लेकिन सत्ता चाहिए, हम ठीक है, मेरी कुर्सी ठीक है, बस मैं ठीक हूँ, मेरी कुर्सी ठीक है तो सारा प्रदेश ठीक है। यही मुख्यमंत्री का सोचना है, मानना है, यही कांग्रेस का व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन हाल ही में जगत प्रकाश नड्डा जो है वो मिले थे प्रेम कुमार धूमल से भी और शांता कुमार से भी, तो उनका एकदम से जो इंटरेस्ट है पहले, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे थे हिमाचल में, अब लगातार जो है वो हिमाचल के लिए इंटरेस्ट उनका बढ़ता नज़र आ रहा है। तो क्या जेपी नड्डा जो है उनका अब रुझान जो है कहीं हिमाचल प्रदेश की तरफ है, रुख करना? देखिए, इस बात को लेकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हिमाचल प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलना, ये एक मानवीय व्यवहार रहना चाहिए, हम सब का रहना चाहिए। हम भी जाते हैं, हमीरपुर जाते हैं, हम भी धूमल जी को मिल जाते हैं, हम भी जाते हैं पालमपुर जाते हैं, कांगड़ा जाते हैं तो शांता कुमार जी को मिलाते हैं, हम भी दिल्ली जाते हैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिल करके आते हैं। बात क्या होती है? उनका पार्टी का कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान, उनके प्रति सम्मान का भाव हमेशा रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी पहुँचे, पार्टी कितनी भी बड़ी हो जाए, हम पद पर कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों का पार्टी के लिए योगदान, उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव सदैव रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी दृष्टि से आदरणीय नड्डा जी दोनों नेताओं के पास गए, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन वर्षों तक हमने लिया है, आज भी लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कर्सी कॉल के लिए अगर गए तो मुझे लगता है कि उसको राजनीतिक तराजू में इस तरह से तोड़ने की आवश्यकता सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई उसके बाद। देखिए, ऐसा है कि नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, वो बहुत बड़ी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का संगठन जो तय करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला करेगा, वो फैसला नड्डा जी को स्वीकार होगा, वही फैसला हम सबको भी स्वीकार होगा, पूरे पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार होगा। उस पर प्रश्न लगाने का मुझे लगता है कि कोई सवाल होता ही नहीं है। जी, आप खुद को
जयराम ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो खुद को कहां पर देखते हैं 2027 में जो चुनाव होने हैं उसमें? क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री जिस तरह से नाम आते हैं, अब नाम कई और भी सामने आ रहे हैं, तो आप ये लड़ाई जो मुख्यमंत्री के पद की है, क्या जयराम ठाकुर भी लड़ेंगे? देखिए, मैं इन सारी चीज़ों पर नहीं सोचता हूँ। मैं वर्तमान में जो जिम्मेवारी मेरे पास दी जाती है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए काम करता हूँ। जी। मैं छोटे स्तर पर, मैं मंडल का अध्यक्ष पार्टी का रहा। मेरा सिर्फ उतना ही था कि मंडल के अध्यक्ष लेकिन के आपके लिए नाते चर्चाएं मुझे बहुत करना है। चल रही हैं। लेकिन उसके बाद मेरे को जिम्मेवारी प्रदेश के विधायक बना, तो विधायक बन करके जो जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं जीत करके आया वहाँ हमेशा जमानत जब्त होती थी, वहाँ जीता। जीतने के बाद मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मैंने युवा मोर्चा के लिए काम किया। उसके बाद मुझे पार्टी का जिला का अध्यक्ष बनाया तो मैंने जिला में काम किया पार्टी के लिए। उसके बाद मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया तो हमने उस काम को किया। उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते काम किया। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बलबूते चुनाव लड़ करके जीती है, गठबंधन में नहीं, न प्री पोल अलायंस न आफ्टर पोल अलायंस। हम सरकार बनाए, सरकार बनी, सरकार चलाई और मंत्रिमंडल आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में सरकार बनी 2007 में। मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद मुझे जो है वो मेरा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे मंत्रिमंडल में लिया। जब मंत्री बना तो मंत्री का काम किया। ऐसा मैं कभी सोचता नहीं, जो दायित्व पार्टी में मुझे देती है मैं उसका निर्वहन करता हूँ। आज मैं बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, विपक्ष के नेता के नाते काम कर रहा हूँ। उस दायित्व पर मेरा फोकस है। मुझे पार्टी को सत्ता में लाना है, उसमें मेरी भूमिका क्या हो सकती है, उस बात के लिए मैं काम करता हूँ। उसके बाद आगे का फैसला पार्टी का करने का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है ही नहीं। मैं बड़ा साफ कहता हूँ, पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व पर काम करेगी। लेकिन चुनाव आते आते पहले ये सारे दल जो है अनाउंस कर देते थे कि एक नेता को उठा दिया जाता था ऊपर और ये कहा जाता था कि ये नेतृत्व है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होंगे, तो ये क्लियर हो जाता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब वो ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है बीजेपी में खास तौर पे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ जगह ऐसा भी होता है, नेतृत्व घोषित किया जाता था। मैं अभी की बार जो है चुनाव लड़ा तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के नाते घोषित था, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो हम जीत नहीं पाए, हमने इस बात को स्वीकार, नैतिक जिम्मेवारी मैंने खुद स्वीकार की है। वजह कुछ भी रही है, लेकिन मेरा दायित्व बनता था कि जब मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा है मुझे स्वीकार करना चाहिए। अब इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होती है, उसके मुताबिक पार्टी फैसला करती है। लेकिन जब भी पार्टी फैसला करती है, जो भी करती है सोच समझ के करती है, जिसमें पार्टी का हित होता है। आने वाले समय में जो फैसला होगा उस फैसले के हिसाब से हम सब लोग काम करेंगे। लेकिन कुछ चर्चाएं पार्टी के भीतर भी लोग करते रहते होंगे। देखिए, पार्टी के अंदर चर्चा, पार्टी के बाहर चर्चा, जी। लेकिन हमारे बारे में कई तरह की बातें कहने की कोशिशें हुई, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। चुनाव हमारे नेतृत्व में लड़ा गया, फिर उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। चर्चाएं चलती रही, लेकिन चर्चाओं को विराम भी तो मिला कहीं। तो ऐसी चर्चाएं आगे भी चलती रहती हैं, किसी के बारे में भी चर्चा। राजनीतिक क्षेत्र में चर्चाओं के बिना तो बीजेपी में भी संभव नहीं होता। बीजेपी में देखिए कुछ लोगों की चर्चा होती होगी, लेकिन जो चर्चा करने वाले होते हैं वो फैसला करने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ चर्चा ही करने वाले होते हैं। फैसला करने वाले जो हैं वो अलग हैं। वो बड़ा नेतृत्व हमारा, वो सोच समझ कर फैसला लेता है। उनका फैसला जो होता है वो पार्टी को, हम सबको स्वीकार होता है। पूर्व सरकार जो थी आपकी, जिसमें आप मुख्यमंत्री थे और आज नेता प्रतिपक्ष, तो उस समय कहा जाता था कि बहुत सरल स्वभाव के, शांत रहते हैं जयराम ठाकुर, और आज जयराम ठाकुर जो हैं उनमें पॉलिटिकल एरोगेंस जो है वो आ गई है। ज़रूरत थी इसकी भी? नहीं, देखिए, एरोगेंस शब्द तो मुझे लगता कि उचित नहीं होगा पॉलिटिकल एरोगेंस। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर है कि हर दायित्व का के अनुरूप हमको काम करना होता है। मैं सरकार में बतौर मुख्यमंत्री था तो मुझे सहजता, सरलता जो आज भी छोड़ी नहीं मैंने, वो ज़्यादा सुनना था, कम बोलना था, ज़्यादा काम करना था। तो इस तरह से मैंने काम करने की कोशिश की। आज लोग उस तरह के उस दौर को याद करते हैं। काम होता था, सुना जाता था, सुनने के साथ माना जाता था, मदद होती थी। तो आज मैं अपोजिशन में हूँ
और आज स्वाभाविक रूप से मेरा जिम्मा ये है कि जनहित के मुद्दे को उठाना, जो जनहित का विषय नहीं है, सरकार गलत फैसला ले रहे तो मुझे उसका विरोध करना है, डट करके विरोध करना है और सहजता से भी, सरलता से भी, और आवश्यक हो तो पूरी ऊंची आवाज में भी उसका ऊंची आवाज अब आई, लेकिन लीडर तो हाँ, लीडर स्वाभाविक रूप से जब नहीं सुना जाता है, नई आवाज मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती है, तो ऊंचे बोलना पड़ता है। बोला और बोल करके हम अपनी आवाज को, ऐसा नहीं हम चीखते पुकारते कभी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने शब्दों में संयमित होकर के अपनी बात को रखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आज की जिम्मेवारी मेरी एज लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता के रूप में है। मुझे प्रभावी ढंग से जनहित के मुद्दे और जन विरोधी मुद्दे जो है वो उठाने हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर। लेकिन अनुभव भी जो है आपका मुख्यमंत्री पद से लेके अब तक का रहा है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है कुछ लोगों को कुछ बोलने की भी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आदमी को एक चीज़ को मान करके चलना चाहिए कि सीखने की प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और वर्तमान मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा अगर क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है, सीखने की प्रवृत्ति छोड़ दी है। मुझे आता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ये शब्दों का इस्तेमाल ऑफिसर्स की मीटिंग में भी करते हैं, ये वो अपने कैबिनेट में भी करते हैं, ये विधायकों के साथ भी करते हैं, पार्टी के नेताओं के साथ भी करते हैं, सब बोलते हैं इस बात को। हमने सबको सुना है, सुनने के बाद जो उचित फैसला होता है उस फैसले को करते हैं। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े नेता होने के बावजूद देश के सबसे मजबूत नेता, दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में से एक, लेकिन सबकी सुनते, जितना भी सुन सकते हैं सुनते हैं, और सुनने के बाद जो फैसला लेना होता दम के साथ फैसला लेते हैं। जयराम ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम मोहित डायरीज में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।